हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। जो कल की डेट में आपका एग्ज़ाम हुआ था, मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम मेमोरी बेस्ड पेपर का एनालाइज करेंगे, जो CSIR नेट लाइफ साइंस का पेपर है। और मेमोरी बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस को भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे कि पेपर का लेवल क्या था उस बेसिस पे, और जो प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ है उस रेंज की बेसिस पे, और स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ की बेसिस पे कि पेपर का लेवल क्या था, उस बेसिस पे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। और पेपर का लेवल क्या था, इजी था या मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था, वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना भूलना नहीं। तो चलिए फिर सबसे पहले हम पेपर के लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल क्या था, इजी था, मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था। जो 2020 जून का जो CSIR नेट JRF का जो पेपर हुआ था, उस टाइम पे भी दो शिफ्ट में पेपर हुआ था, एक मॉर्निंग में दूसरा इवनिंग में हुआ था। मॉर्निंग सेशन में उस टाइम का जो पेपर जो था उसका लेवल जो है थोड़ा बड़ा था एज देन कंपेयर टू इवनिंग सेशन में जो पेपर हुआ था। लेवल ज़्यादा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उसका लेवल जो है, उस पेपर का लेवल जो है मॉडरेट था, और इवनिंग में जो हुआ था वो इजी टू मॉडरेट में था। अब इसमें भी दो शिफ्ट में पेपर हुआ, मॉर्निंग और इवनिंग में। मॉर्निंग वाला जो पेपर है उसका लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट में था, वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स के रिव्यू के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। और जो इवनिंग का जो पेपर था, जो मैंने खुद अटेम्प्ट किया था ताकि आप लोगों तक पेपर का एनालाइज आप तक शेयर कर पाऊँ, पेपर का लेवल क्या था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है, और सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आप तक शेयर कर पाऊँ, तो इसीलिए मैंने ये पेपर अटेम्प्ट किया था। तो पार्ट बी का जो पेपर का लेवल जो था वो इजी था, जिसका बहुत ही अच्छा रिवीजन गया होगा उसका आराम से 30 से 35 के बीच में अटेम्प्ट हुआ होगा उनका। ठीक है, तो पार्ट सी का बात करें तो पार्ट सी का लेवल जो था वो मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट लेवल का क्यों था? क्योंकि मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ, क्वेश्चन के ऑप्शन में तीन ही ऑप्शंस थे, और कुछ क्वेश्चन में जो ऑप्शन जो है 6 तक भी ऑप्शंस वहाँ पे पुट किया हुआ था। और मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखा कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर 2 से 3 यूनिट के ऑप्शंस जो है वो पुट किया हुआ था, तो उस बेसिस पे कह रहा हूँ। और ज़्यादातर जो है क्वेश्चन जो है वो एनालिटिकल थे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी से। तो इवनिंग का जो पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का था। अब हम मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने जो इवनिंग सेशन में जो पेपर दिया था, और उनके सॉल्यूशंस भी हम देखेंगे कि उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। वो सॉल्यूशंस जो मैं आपको ऑरली बताऊंगा वो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये NTA जो आपको आंसर की रिलीज़ करेगा उससे 100% मैच करेगा। ये वो NTA डिसाइड करेंगे कि आपका आंसर क्या हो सकता है। जितना मेरा नॉलेज है उस हिसाब से मैं ये सॉल्यूशंस आप तक शेयर करूँगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री में से। जो मैंने क्वेश्चन देखा, जो मुझे याद है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज वाला। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का एक्टिवेटर पूछा हुआ था उस क्वेश्चन में, तो वहाँ पे ADP जो है मेंशन किया हुआ था। इसका आंसर जो है ADP है। ADP जो है जब सेल्स में लोअर एनर्जी होता है, तो ये ADP जो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और ATP और साइट्रेट जो है ये क्या करता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को इनहिबिट करता है। अब हम सेल बायोलॉजी से देखेंगे कि सेल बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जितना जो मुझे याद है। फर्स्ट जो है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था सेल साइकिल में से। उसमें हमें इनकरेक्ट वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना था, और उस ऑप्शन में एक इनकरेक्ट और दो इनकरेक्ट ऑप्शन था। फर्स्ट ऑप्शन था कि ये सेंटेंस में ये कहा गया था कि रेटिनोब्लास्टोमा में जब फॉस्फोरिलेट किया जाता है रेटिनोब्लास्टोमा पे, तो जब सेल जो है G2 से M फेज में जाता है, वो वहाँ पे मेंशन किया हुआ था। तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि जब रेटिनोब्लास्टोमा पे फॉस्फोरिलेट किया जाता है तो E2F जो है रिलीज हो जाता है, और E2F जो है
क्या करता है, सेल के साइकिल को G1 से S फेज में लेके चला जाता है। ठीक है, ये है आपका आंसर, यहीं से निकल गया कि ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर सेकंड एक ऑप्शन ये था, एक सेल जो है जैसे एक साइकिल से दूसरे साइकिल में मूव करने के लिए साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन दोनों क्या हो जाता है, डिग्रेड होना पड़ता है, ये मेंशन किया हुआ था। ये ऑप्शन गलत था, क्योंकि साइक्लिन जो है हर एक फेज में अलग अलग साइक्लिन बन जाता है और CDK यही रहता है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत था। तो आपका क्वेश्चन जो है इसी से निकल रहा था, सेल साइकिल वाले क्वेश्चन। और सेल बायोलॉजी से दूसरा क्वेश्चन ये था कि हिस्टोन्स के ऊपर था, और इस क्वेश्चन में हमें ये देखना था कि इन सारे ऑप्शन में से राइट वाले ऑप्शन कौन सा है वो देखना था। तो इसमें अगर आपको ये पता होता कि हिस्टोन्स का जो कोर प्रोटीन में क्या क्या है, H2A, H2B, H3, H4 जो कोर प्रोटीन है, अगर ये आपको पता होता तो ये वाला आंसर जो है आराम से निकल रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद ये था 4 मार्क्स का क्वेश्चन, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था कि गोल्गी बॉडीज, अगर सेल के अंदर गोल्गी बॉडीज है, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी ऑर्गेनेलीज है, उनको लोकलाइजेशन कौन करता है। वहाँ पे ऑप्शन था माइक्रोट्यूब्यूल्स या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और एक था एक्टिन या साइटोस्केलेटन। एक्टिन जो है, एक्टिन फिलामेंट जो है वो एक साइटोस्केलेटन है, जो क्या करता है, हर एक ऑर्गेनेलीज को क्या करता है, सेल के अंदर जो है लोकलाइज करके रखता है, एक ही जगह पे फिक्स करके रखता है। और साइटोस्केलेटन का ये भी फंक्शन होता है कि हर एक जो साइटोसोल में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उनको एक स्पेसिफिक जगह पर लोकलाइज करके रखता है, या ऑर्गेनेलीज को भी। तो ये ऑप्शन था। सेल सिग्नलिंग से एक क्वेश्चन था फॉस्फोलिपिड बीटा पे। फॉस्फोलिपिड बीटा का फंक्शन क्या है। फॉस्फोलिपिड बीटा जो है PIP2 को ब्रेक करता है, क्लीव करता है। क्लीव करने के बाद वहां पे डाइएसाइल ग्लिसरॉल जो लिपिड बाइलेयर के बीच में रहता है, और एक जो है IP3 दूसरा क्लीव करने के बाद IP3 जो है वो साइटोसोल में रहता है। ठीक है, तो वहां पे इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना था। तो वहां पे इन लोगों ने क्लियरली एक क्वेश्चन जो है, ऑप्शन जो है वो गलत था। अगर आप वो निकाल पाते तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल निकल जाता। वहां पे ये पूछा हुआ था कि IP3 जो है, आइनोस्टॉल ट्राइफॉस्फेट जो है, जो फॉस्फोलिपिड बीटा ने PIP2 को क्लीव करने के बाद IP3 जो साइटोसोल में रिलीज हुआ था, ये IP3 जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाके बाइंड होता है, ये मेंशन किया हुआ था उस सेंटेंस में। ये टोटली रॉन्ग है। IP3 जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो जहाँ पे IP3 चैनल होता है वहाँ पे बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम जो है सिक्वेस्ट्रेटेड मैनर में साइटोसोल में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। और आपको पता है कि कैल्शियम का फंक्शन जो है वेसिकल्स को फ्यूजन करवाना, कार्ल मोल्डिन प्रोटीन्स को एक्टिवेट करना, और डाइएसाइल ग्लिसरॉल्स को भी एक्टिवेट करता है, और प्रोटीन काइनेज C या उन सब को एक्टिवेट करते हैं। यह इसका फंक्शन ये था। फिर उसके बाद ये 2 मार्क्स का था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेल कम्युनिकेशन से आया था। ठीक है, सेल कम्युनिकेशन वाले यूनिट से जो इम्यूनोलॉजी पार्ट है उसमें से आया था कि नेचुरल किलर सेल का फंक्शन पे और T साइटोटॉक्सिक सेल्स की फंक्शन पे था। कि उसमें ग्राफ आया था, उस ग्राफ में ये पूछा गया था कि जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है और कैंसर में मॉडिफाइड हुआ है, जो नॉर्मल सेल कैंसर में मॉडिफाइड हुआ है, तो सबसे पहले इनको एलिमिनेट जो है नेचुरल किलर सेल करके T साइटोटॉक्सिक सेल्स करेगा, उसको ग्राफ के थ्रू आपको शो करना था। तो नेचुरल किलर सेल जो है वो इनेट इम्यून सेल्स है। इसका ये स्पेसिफिक फंक्शन है कि इनेट इम्यून सेल्स का ये जल्दी से एक्टिवेट हो जाता है और ये अपना नंबर राइज करता है। और जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है, जो भी सेल कैंसर में चेंज हुआ है, उनको क्या करता है, ये नेचुरल किलर सेल जो है परफोरिन जो है डिटेक्ट, इस सेल्स को डिटेक्ट करने के बाद डिटेक्ट एंटीबॉडी मीडिएटेड थ्रू भी करता है या डायरेक्ट डिटेक्ट भी करते हैं, और ये परफोरिन रिलीज करता है। और उस वायरस इन्फेक्टेड वाले सेल के मेम्ब्रेन पर परफोरिन जो है वो पोर्स करता है, और ग्रे एंजाइम उस पोर्स के थ्रू जाके इस सेल्स को लाइसिस कर देंगे और ख़त्म कर देंगे। अगर ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के नंबर ज़्यादा है और कैंसर में चेंज हुए वाले सेल ज़्यादा है तो इससे नहीं हो पा रहा है, तो T साइटोटॉक्सिक सेल जो है एडेप्टिव इम्यून सेल से ये लेट से एक्टिवेट हो जाता है, बट इसका जो फंक्शन जो है बहुत स्ट्रांग होता है और ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद ये भी परफोरिन और ग्रे एंजाइम मीडिएटेड इन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और कैंसर सेल को एलिमिनेट कर देंगे, और या तो फास्ट लिगेंड के थ्रू, एपोप्टोसिस के थ्रू इनको एलिमिनेट कर देंगे। और ग्राफ में क्या आएगा, सबसे पहले जो है
नेचर किलर सेल्स का एक्टिवेशन हो जाएगा, फिर ये कम हो जाएगा, फिर उसके बाद टी साइटोटॉक्सिक सेल्स का ग्राफ जो है पीक लेवल राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब अगर मैं आपको ये यहाँ पे दिखाऊं तो स्क्रीन पे आप देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीन पे ये दिखाऊंगा। ग्राफ जो है नेचर किलर सेल्स का ग्राफ जो है इस तरह आएगा, पहले एक्टिवेट होगा, और जो टी सेल्स का ग्राफ जो है इस तरह आएगा। यह है जो मैंने स्क्रीन पे शो किया, स्क्रीन पे आप देख लीजिए। टी साइटोटॉक्सिक सेल्स का ये सेकंड वाला है, और नेचुरल किलर सेल्स का जो है ये फर्स्ट वाला है। सेल सिग्नलिंग में से थर्ड क्वेश्चन जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर पे क्वेश्चन आया था कि न्यूरोट्रांसमीटर में वहाँ पे ऑप्शन था एसिटाइलकोलिन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, गाबा। इनमें से मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है इसमें एसिटाइलकोलिन वाले ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद कैंसर में से क्वेश्चन पूछा गया था कि कैंसर में से जो HIF हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर 1 अल्फा पे क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे करेक्ट वाले क्वेश्चंस को आपको चूज करना था। कोई इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एक मीडियम है, उस मीडियम में कैंसर सेल है और कैंसर सेल को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं उस मीडियम में, तो कैंसर सेल में हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर काम करेगा क्या, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ तक मुझे याद है। तो आपको अगर क्लियरली याद आ रहा है तो स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जैसे कि कैंसर सेल का ये स्पेसिफिक फंक्शन होता है कि जब वो कैंसर सेल जो है अनकंट्रोल्ड मैनर में प्रोलिफरेट होता है, जितना प्रोलिफरेट होगा उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होगा, तो ये अपना एक अलग से एक पाथवे स्टार्ट करते हैं हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर वाला, तो जिसके थ्रू उसको ऑक्सीजन कम के प्रेजेंस में भी अपना न्यूट्रिएंट्स बनाना स्टार्ट करता है। तो अगर हम उस कैंसर सेल्स को न्यूट्रिएंट में ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड कर रहा है तो उसको हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर वाली जिन को एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीडियम से उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, तो हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग वाले फैक्टर जो है उसका नंबर डिक्रीज हो जाएंगे। ये ऑप्शन में मेंशन किया हुआ था। जिस भी स्टूडेंट्स ने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है उसका आंसर सही हुआ होगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो है सेल सिग्नलिंग में से नाइट्रिक ऑक्साइड का जो रिसेप्टर कौन सा था, कहाँ जाके बाइंड होता है, वो पूछा गया था। वो जाके किस पर बाइंड होता है, रिसेप्टर ग्वाइनल साइक्लेज पर बाइंड होता है। वो आपको पता है कि वो वेसोडाइलेशन में मदद करते हैं। फिर अब हम देखेंगे एनिमल फिजियोलॉजी वाली यूनिट के क्वेश्चंस। एनिमल फिजियोलॉजी में एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को जिसने अटेम्प्ट किया है उसको एक बोनस मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसमें 2 क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ था और ये दोनों ऑप्शन जो है सही था। इस सेंटेंस में ये पूछा हुआ था ऑप्शन में, अगर हीमोग्लोबिन का लाइसिस हो जाए तो ग्लोबुलिन जो है वो बिलिरुबिन में चेंज हो जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन जो है रिपीट हुआ था, ये दोनों जो है सही था। हाँ, जब ग्लोबुलिन जो है किस में चेंज हो जाता है, बिलिरुबिन में चेंज हो जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही था इसमें। फिर उसके बाद हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए पॉलीमरेज पे एक टेबुलेटेड वाले क्वेश्चन था 2 मार्क्स पे, और जो मैंने पहले आपको बताया कि बिलिरुबिन वाला वो 4 मार्क्स का था। और डीएनए पॉलीमरेज में से जो यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज था वहाँ पे अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा उनके फंक्शन दिया हुआ था टेबुलेटेड में। अगर आपको एक डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन पता होता तो पूरा वो टेबुलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। अगर आपको डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा का फंक्शन पता होता, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा क्या कहता है यूकैरियोट्स में, वो लीडिंग स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस करता है। अगर ये ऑप्शन पता होता तो आपका वो 2 मार्क्स आराम से निकल रहा था। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से सेकंड क्वेश्चन था साइन पे। साइन क्या है, एक शॉर्ट इंटरस्पेस न्यूक्लियर एलिमेंट्स है, ये रिट्रो ट्रांसपोजॉन्स करता है। अगर इतना पता होता है ये क्वेश्चन भी आपका सही हो रहा था 2 मार्क्स का। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ये पूछा हुआ था कि अगर कोई भी बैक्टीरिया जो है अगर हीट इन्वायरमेंट में रखे तो वो उस टाइम पे कौन सा सिग्मा फैक्टर यूज करेगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो सिंपल था, क्योंकि सिग्मा 32 जो है जब कोई भी बैक्टीरिया जो है हाईली टेम्परेटेड इन्वायरमेंट में रहता है वहाँ पे उसको ट्रांसक्रिप्शन करना होगा, तो ये सिग्मा 32 का यूज़ करता है। ये डायरेक्ट वाले क्वेश्चन थे, आपको याद था तो आप डायरेक्ट कर सकते थे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी यूनिट में से कुछ क्वेश्चंस थे। इकोलॉजी यूनिट में से थ्योरी ऑफ बायोजोग्राफिक आइलैंड में से एक, उस यूनिट में से एक आपको एक टेबुलेटेड क्वेश्चन था
बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज पे साइंटिस्ट का नाम था और उन्होंने क्या थ्योरीज दिया था, उस पे एक टेबुलेटेड क्वेश्चन था। अगर आपको थ्योरी ऑफ बायो आइलैंड ज्योग्राफी किसने दिया था वो अगर पता होता तो पूरा क्वेश्चन निकल रहा था, 4 मार्क्स का था, मैक आर्थर ने दिया था, ठीक है। और ये ऑप्शंस आप सिलेक्ट करते ही आपका ऑप्शन जो है पूरा निकल रहा था वो क्वेश्चन। और दूसरा इकोलॉजी से और एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो इकोलॉजी थ्योरी ऑफ बायोज्योग्राफी से ही था, उसी कंसेप्ट से ही था कि स्पीशीज का रिसर्च जो है, स्पीशीज का नंबर जो है किस फ्रेगमेंटेड एरिया में ज़्यादा हो सकता है, ये पूछा गया था। ऑप्शंस में एक ऑप्शन ये दिया हुआ था कि अगर कोई भी जो दो फ्रेगमेंटेड क्या है एक कम्युनिटी है, ठीक है, अगर उसको कॉरिडोर से कनेक्ट करे या एक रास्ते से कनेक्ट करे तो क्या हो सकता है, उनमें स्पीशीज का नंबर बढ़ सकता है, ठीक है। और दूसरा, अगर जो उस फ्रेगमेंट का, उस कम्युनिटी के जो फ्रेगमेंट है, उस फ्रेगमेंट का साइज बड़ा होगा तो उसमें स्पीशीज का नंबर जो है बढ़ने की चांसेस ज़्यादा है। वो ये दो ऑप्शन जो है इसमें से सही था। कन्वर्जन एवोल्यूशन पे क्वेश्चन आया था कि कन्वर्जन एवोल्यूशन की वजह से कौन सा ऑर्गन्स बनता है, एनालॉगस ऑर्गन्स, आप सिंपल ही बता सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्जन एवोल्यूशन की वजह से क्या बन जाता है, एनालॉगस स्ट्रक्चर। जैसे कि एग्जांपल है इंसेक्ट की विंग्स और बर्ड्स की विंग्स जो है ओरिजिन डिफरेंस है और फंक्शन इनके सेम है। अब हम और एक क्वेश्चन जो था यूज सोशल बिहेवियर से क्वेश्चन आया था एवोल्यूशन से। यहाँ पे ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज सोशल बिहेवियर। इसमें यूज सोशल बिहेवियर ने कौन सा ऑप्शन इसमें से जो यूज सोशल बिहेवियर की कैटेगरी में नहीं आता है। ऑप्शन में पूछा गया था अल्ट्रिज्म, किन सिलेक्शन और टेरिटरी, शायद लास्ट वाला, और थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो और था। यही ऑप्शन जो है आपका आंसर ऑप्शन था, मुझे याद नहीं आ रहा, वही ऑप्शन आपका सही था। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एवोल्यूशन में से डायरेक्शनल सिलेक्शन वाला ग्राफ था। आपको याद आ रहा है, इस तरह का एक ग्राफ था डायरेक्शनल सिलेक्शन पे, इस तरह इंक्रीज हो रहा था। ये था डायरेक्शनल सिलेक्शन वाला, ठीक है, डायरेक्शनल सिलेक्शन वाला क्वेश्चन था। ये आप आराम से कर सकते थे। तो हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी से एक क्वेश्चन था कि अगर रिटर्निक एसिड का ट्रीटमेंट देने से क्या बनेगा, मतलब डिस्टल से प्रोक्सिमल की तरफ बनेगा या प्रोक्सिमल से डिस्टल की तरफ बनेगा। रिटर्निक एसिड का ट्रीटमेंट देने की वजह से प्रोक्सिमल से डिस्टल की तरफ लिम्ब का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ये ऑप्शन सही था, या ये ऑप्शन आपने चूज किया था तो आपका करेक्ट हुआ होगा। फिर उसके बाद जिस भी सेकंड क्वेश्चन जो है डीबी से, जिस भी स्टूडेंट्स को स्टेम सेल का डिफिनेशन पता था वो आराम से ये 2 मार्क्स कैरी कर सकते थे, क्योंकि स्टेम सेल का डिफिनेशन जिसको याद था वहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि बाकी सारे क्वेश्चन तो वहीं से एलिमिनेट हो रहा था कि वहाँ पे स्टेम सेल जो है डिफरेंशिएटेड सेल से, वो तो टोटली रॉन्ग है। और वहाँ पे जो है एक क्वेश्चन था, आपको सही वाले ऑप्शन करेक्ट करना था कि वहाँ पे ये मेंशन किया हुआ था कि स्टेम सेल्स का ये स्पेसिफिक फीचर्स होता है कि ये अनडिफरेंशिएटेड होता है। जब ये डिवाइड होता है, एक डॉटर सेल जो है वो रिटेन करके रखता है और दूसरा सेल जो है वो डिवाइड होते जाता है। ये था स्टेम सेल का डिफिनीशन। अब जिसने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है उसका सही गया होगा। अब नेक्स्ट जो है और एक क्वेश्चन था 2 मार्क्स में से, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है किस से हो सकता है, कि आपको ऑप्शन में वहाँ पे दिया हुआ था। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मेरे अकॉर्डिंग जो है इनर सेल मास हो सकता है। इस क्वेश्चन पे मैं श्योरिटी नहीं हूँ, ठीक है, जितना मेरा नॉलेज है उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये टेक्निक से क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड सेपरेशन एंड डीएनए को लेके ये पूछा गया था। तो इसमें से मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मेरा नॉलेज है वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है आ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और एक क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ तक मुझे अभी याद आ रहा है, टेक्निक में से और एक क्वेश्चन था कि इन सारे टेक्निक में से सबसे सेंसिटिव टेक्निक कौन सा है, ये पूछा गया था। मेरे अकॉर्डिंग जो है मैंने इम्यूनो एसे वाले ऑप्शंस दिया। ये हो गया जितना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मुझे याद आ रहा था, तो मैंने इसका सॉल्यूशन बता दिया है। चलिए फिर कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले साल की तरह इस बार भी कट ऑफ जो है परसेंटाइल में आ सकता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। क्योंकि इस साल भी 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है और पेपर का जो लेवल जो था वो भी
मॉर्निंग और इवनिंग में अलग अलग है। और मॉर्निंग वाले सेशन का जो पेपर हुआ वो इजी टू मॉडरेट था, और इवनिंग वाले जो सेशन का जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। तो इसीलिए इनको नॉर्मलाइजेशन करने के लिए आप लोगों का कट ऑफ जो है और परसेंटाइल में आएगा पिछले साल की तरह सेम। तो और दो तीन दिन के बाद या मंडे ट्यूसडे तक आपका आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आ जाएंगे, तो आप अपना मार्क्स देख लो। मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो पेपर का लेवल देखा और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की बेसिस पे जो आप कट ऑफ रेंज है उसकी बेसिस में मैंने यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है कि जनरल वालों का कट ऑफ जो है वो 100 से 105 के बीच में जा सकता है, लेकिन जिसका 105 से अगर 110 होगा तो JRF होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही सेफ जोन में जा रहा है जिसका भी 110 आ रहा है। ओबीसी वालों का जो कट ऑफ जो है ओबीसी वालों का कट ऑफ जो है 90 से 95 के बीच में जा सकता है, और SC वालों का 75 से 80 के बीच में, और ST वालों का 65 से 70 के बीच में। फिर उसके बाद आप अपने मार्क्स को परसेंटाइल में भी कन्वर्ट करके देख सकते हो कि आपका परसेंटाइल कितना बन रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका फाइनल कट ऑफ जो है वो परसेंटाइल में ही आ सकता है। ये जो कट ऑफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बेसिस पे, मार्क्स के रेंज की बेसिस पे, उनको देख के, पेपर के लेवल को देख के मैं ये बता रहा हूँ। अब देखो, ये है पिछले साल के JRF का कट ऑफ है, जो जून 2020 का पेपर हुआ था उसका कट ऑफ है। लाइफ साइंस का जनरल कैटेगरी का 98.94 पे हुआ था, और EWS 96.57, OBC का 96, SC का 89, ST का 83 और 74 पे PWD का। और जब आपका परसेंटाइल में आपका जो है कट ऑफ आएगा तो आपके परसेंटाइल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, please do like, share and subscribe. Don't forget to subscribe our channel. Thank you so much, dear students. Have a nice day.